देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, सियासी तनाव ने मुल्क को मजीद पस्ती की तरफ धकेल दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हर रोज नए नए मकामात से मौजूदा हुकूमत को ललकार रहे हैं, हसास इदारों से सवालात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि इन लोगों को दोबारा इख्तिदार में लाया गया जिन्होंने मुल्क को सबसे ज्यादा लूटा? इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। वेंटिलेटर को लगाया किसने? 30 साल तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो। 30 साल, तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पे किसने लगाया है? और सवाल ये है, अब की मौजूदा हुकूमत की फैसला साजी में होने वाली नाकामी का फायदा क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उठाने वाले हैं? सवाल ये भी है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आखिर क्या सोच रही है। क्या इमरान खान तनतना एक ऐसे निजाम से लड़ पाएंगे जिसकी जड़ों में ही करप्शन ने डेरा डाल लिया है? साथ साथ ये भी बताते चले कि मौजूदा हुकूमत ने बिलाखिर लचक दिखाना शुरू कर दी है। वज़ीर दाखिला जिसने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस्लामाबाद में धरने के दौरान चैलेंज का निशाना बनाया था, उन्होंने अब तमाम तर बहरानों का हल मिलकर बैठकर ढूंढने का मशवरा दिया है। कल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से क्या कहा, आइए वो देख लेते हैं। जब तक तमाम सियासी कुव्वतें जो है वो सर जोड़ के नहीं बैठेंगी, जब तक वो इस बात को ये महसूस नहीं करेंगी कि हमने कौम को, मुल्क को जो है वो इस अमर से निकालना है, तो उस वक्त तक इसका हल जो है वो शायद किसी के लिए जो वो मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें इस मुल्क में, तमाम सियासी जमातें, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, सारे जो है वो एक जगह पे बैठे हैं, सारे जो है वो सर जोड़ के बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नून लीग तहरीक इंसाफ को मिसाक के मईशत में साथ बिठाना चाहती है? अगर इस तरह की कोई ऑफर साबिक वजीर आजम इमरान खान को की जाती है तो साबिक वजीर आजम इमरान खान का रद्द अमल क्या होगा? दूसरी तरफ पंजाब का सियासी मैदान इस वक्त गर्म है। जुलाई की 22 तारीख को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात होने हैं और ज़िमनी इंतखाबात के मार्के का गढ़ भी पंजाब ही बनेगा। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि नून लीग वाले पंजाब के इलेक्शन में दाखिल करने वाले हैं। परेड ग्राउंड में खिताब में उन्होंने क्या कहा, वो सुन लेते हैं। मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। अवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो आवाम यहाँ लोटे पकड़ा देती है। अब सवाल ये भी है कि क्या 22 जुलाई को बनने वाला वजीर आला का उम्मीदवार इसलिए भी अहम है कि उससे पंजाब में होने वाले इंतखाबात में मदद मिलेगी? ये भी बताते चलें कि अब एक तरफ तो ये सारा मामला है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे आजकल कोई बात छुपती छुपाती नहीं है। कोई भी बात होती है, ऑडियो लीक्स का मामला हो किसी भी किस्म का, वो भी सामने आ ही जाता है। इस वक्त मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद के हवाले से भी की गई एक गुफ्तगू की ऑडियो लीक पर तबसरे जा रहे हैं। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जी आप गौर से सुने जी। आका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना ठीक है, अब मेरी बात जी जी। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी। जी, सवाल ये है कि इस ऑडियो में किस हद तक की सदाकत है, और मुबैन तौर पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इसमें कयास आ रही हैं, ये भी जारी हैं कि ये खुद डिजिटल विंग के हेड जो थे अरसलान खालिद साहब, उन्होंने खुद मुबैन तौर पर ऑडियो लीक किया क्योंकि वो रोज रोज की डिक्टेशन से तंग थे। दूसरा ये भी है कि अगर ये ऑडियो सच है तो क्या इमरान खान साहब सियासी हरीफों को मुल्क के सामने गद्दार तक डिक्लेयर करवा सकते हैं? और साथ ही इस ऑडियो लीक पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ होगा, क्योंकि इससे पहले माजी में बहुत सारी ऑडियो लीक्स मुस्लिम लीग नून के
हवाले से आती रही, लेकिन अब ये ऑडियो लीक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रही तो डेफिनेटली उनका भी कोई स्टैंड सामने आना चाहिए है। लेकिन अब तक पीटीआई के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद का मुबैना ऑडियो लीक पर तबसरे से गुरेज सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सरबराह अरसलान खालिद ने बुशरा बीबी और उनसे मंसूब मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से तबसरा करने से इनकार कर दिया है। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ आज बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है जी, डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। सबसे पहले जी यहाँ स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब है, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, खुशामदीद कहूंगी, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जी हस्तान खावर साहब हैं, फॉरवर्ड पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो है मरकजी किरदार, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच हस्तान खावर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ज्वाइन करिए सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। डिबेट का पैनल ऑन करूंगी। सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी खेलदास साहब। खेलदास साहब, एक तरफ पहले तो हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा रिजिड थी पॉलिसीज, अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में चूंकि माशी मसाइल बहुत सारे सामने आ गए हैं, क्या ये बात जिसके बारे में बार बार की जा रही है कि हम केयरटेकर सेटअप की तरफ जा रहे हैं, ये हुकूमत खत्म कर देगी, हाथ उठा लेगी, क्या ये होने जा रहा है, या फिर जो ऑप्शन बी पे बात चल रही है कि जी इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और आके उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा रही है, क्या ऐसा हो रहा है ताकि ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सारे सही हो? तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को क्यों लाया गया अगर उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करने थे सारे मामला? आखिरकार क्या करने वाली है पार्टी? रिदा, बात यह है कि हमने ये हुकूमत क्यों संभली या हमने अदम एतमाद क्यों जो है उसमें हम गए, उसकी एक ही वजह है, और वो 4 साल से हम कह रहे थे कि इमरान खान एक नायल और नालायक शख्स है, उसकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, बार बार हम कह रहे थे, और जो मुआशी तबाही हुई है उसी टेन्योर में हुई थी। और यहाँ तक अगरचे हम नो कॉन्फिडेंस मूव जो एक आइनी अमल है उसको हमने चूज इसलिए किया कि मुल्क अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान 2-3 हफ्ते रहता तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, और ये सूरत हाल हमें गुज़श्ता 6-8 महीने से नज़र आ रही थी। तो हमने अपनी सियासत, अपनी पार्टी के मुफादात एक साइड पे रखे, हमने मुल्क की जो मुफादात हैं, मुल्क अगर होगा तो हमारी सियासत भी होगी, हमारी पार्टी भी होगी और मईशत भी होगी। तो हमने उस वजह से हमने ये नो कॉन्फिडेंस मूव किया और हम उसमें कामयाब हुए, और ये एक जमहूरी अमल है। और जो आज हालात ख़राब है मईशत के, जिनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात उनकी टीम और वो कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहादी तमाम मिलके, उसकी वजूहत यही है कि हालात ख़राब थे, संगीन सूरत हाल थी, हम डिफ़ॉल्ट से निकल के आए हैं। अब जो महंगाई का बोझ है आम आदमी पे, या पेट्रोल महंगा हुआ है, हम समझते हैं, हमें अवाम का दर्द महसूस होता है, ये नहीं कि नहीं। ये आपको इमरान खान की टीम बार बार कह रही थी हमने ऐसी सुरंगें बिछाई है ख़तरनाक जो हुकूमत ये चल नहीं सकेगी। तो मैं समझता हूँ बात मिफ्ता इस्माइल के हटाने से मईशत बेहतर नहीं हो जाएगी। यहाँ डार साहब का ऐसी पार्टी में हमारे पास कोई रिफ्ट नहीं है। इसहाक डार साहब पाकिस्तान आएंगे, वो सेनेटर है, उसका ओथ भी उठाएंगे, और ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब का सवाबदीद है कि वो जो टीम काम कर रही है वो उसको चलाएंगे, या आगे चल के इसहाक डार साहब को जिम्मेवारी देते हैं। तो बात ये कि पहले भी जब 2013 में थे डार साहब जब आए थे तब भी मईशत ख़राब थी, तो उन्होंने आके इस तमाम मामलात को देखा और मईशत को बेहतर किया। इस वक्त मिफ्ता इस्माइल भी इन हालात में, मुश्किल हालात में एक अच्छी बजट लाए हैं। तो ये फ़ैसला तमाम इत्तेहादियों को एक पार्टी का भी ये फ़ैसला नहीं है, जो भी वज़ीर-ए-आज़म फ़ैसला करेंगे तमाम इत्तेहादियों को आगे लेके चलेंगे। जो इस मुल्क के लिए जिसको भी अगर हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो हम देंगे। मैं समझता हूँ ये बहस अहमियत नहीं रखता कि फिनांस मिनिस्टर कौन है कौन नहीं है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उसकी क़यादत में सारा और तमाम पार्टियां जो तजर्बेकार है वो कोशिश कर रही है मुल्क को बहरान से हम जो हमारा पहला हदफ था उसको हम कामयाब हो गए हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। हमने जो हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो हर चीज़ जो जिसके लिए फिनांस चाहिए वो हम उसके लिए पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है तारीख़ में। ये एक तजर्बेकार हुकूमत है, उनकी तमाम पार्टियों के हमने एक साथ क्यों मिले हैं, हम मुल्क के खातिर मिले हैं ना, हमारी कोई ज़ाती एजेंडा तो नहीं है। हमें सूट करता था हम आइंदा इलेक्शन नहीं,
अगर हम ये फैसला ना करते तो खुदा न खास्ता इस मुल्क की मईशत तबाह हो जाती, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और ये इसी वजह से हमने ये फ़ैसले किए और हम आवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम मईशत को भी बेहतर करेंगे, हम महंगाई का जो जिन है उसको बोतल में बंद करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। जैसे आज पंजाब में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब ने जो रिलीफ पैकेज ऐलान किया है, इसी तरह बाकी सूबे भी करेंगे। तो हम हर मुमकिन कोशिश है कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। पहले हमारे एजेंडा मुल्क था, अब आवाम है। सही, पहले एजेंडा मुल्क था, अब आवाम है। ओके, हसन खावर साहब आपकी तरफ होंगे। हसन खावर साहब, एक तरफ तो जाहिर सी बात है माशी मामलात हैं। आज की जो फवाद चौधरी साहब की और शीरी मजारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका रेफरेंस देते हुए मरियम औरंगजेब साहब ने कहा है कि जी जो ये ऑडियो लीक्स के मामलात हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने एक मुतालबा अगेन किया कि पीटीआई ने जो टेपिंग का मामला है सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर आज खुद नोटिस का मुतालबा किया है और ये भी कहा है कि जो ऑडियो मौजूद है वो तो गैर ज़रूरी है, लेकिन वज़ीर आज़म की फ़ोन टेपिंग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फ़ोन टेपिंग हो रही है। तो लेकिन एक तरफ चूंकि आप लोग कहते रहे हैं, हमेशा से ये स्टांस रहा है कि उन लोगों को बीच में ना लाया जाए सियासत में जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब इस तरह की ऑडियोज लीक सामने आती हैं तो फिर उसके बाद नजर आता है कि जो बयानिया मौजूदा हुकूमत में सियासी जमातों का है और जो माजी में भी उनका रहा, वो कहीं ना कहीं शायद दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह की जो ऑर्डर्स और सारी चीजें सामने आ रही है मुबैना ऑडियो लीक्स के थ्रू, तो उसमें तो नजर आता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरवीन करते रहे हैं सब लोग। अच्छा देखिए रिदा, पहले तो मैं एक सेकंड आपके सवाल पे आने से पहले जो हमारे मौजूद मेहमान इन्होंने जो बातें की और इन्होंने कहा कि आज पंजाब में एक पैकेज दिया गया है। देखिए मैं यही से बात का आगाज करूंगा कि आप देखें कि पंजाब में इस वक्त हमजा शहबाज जो है एक निगरान वज़ीर आला है। पंजाब में इस वक्त कोई काबीना मौजूद नहीं है। 22 तारीख को वज़ीर आला का इलेक्शन होने जा रहा है। किस कैपेसिटी में एक निगरान वज़ीर आला ने ये पैकेज दिया है और अवाम के रिसोर्सेज के ऊपर, वसाइल के ऊपर दिया है? कौन सी काबीना से उसकी मंजूरी ली गई है? और क्या ये अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला जो है ये उनकी गैर ताबेदारी नहीं है, नाफरमानी नहीं है, तो उनका हुक्म आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि आप 17 तारीख के इलेक्शन का जो रिजल्ट है उस पर असर अंदाज होने जा रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जी आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बिल्कुल हमें आवाज आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कहना है ना कि जी हमने मुल्क को बचा लिया है, और जब अवाम की शिकायत करती है कि हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है, तो ये कहते हैं कि जी ये तो मुआहदा खान साहब की हुकूमत करके गई थी। तो भाई अगर खान साहब की हुकूमत मुआहदे ये करके गई थी, आप किस लिए आए हैं? खान साहब के मुआहदे इम्प्लीमेंट करवाने। आप इस काम के लिए आए, आप तो कुछ और बातें करते रहे थे। खान साहब की गवर्नमेंट ने किया था मुआहदा, आप इम्प्लीमेंट करने देते। उस वक्त तो आप कोई और बात कर रहे थे, आज आप कहते हैं खान साहब की हुकूमत मुआहदे कर गई। तो ये जो बात है, ये भी मेरे ख्याल में लोगों को अब इतनी समझ है कि ये पिछले 3 साल के अंदर मुल्क का वो हाल नहीं हुआ जो पिछले 2 माह के अंदर हो गया है, और हर शख्स जो है वो इस वक्त तंग है कि वो क्या करे। ये सिर्फ आपका निचला तबका नहीं, आपकी मिडिल क्लास जो है इस वक्त वो भी पिस रही है, और आपकी मईशत का पहिया जो है अब रुक रहा है। आपकी पेट्रोल डीजल की ऑफटेक कम हो रही है, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? जब मुल्क नहीं चलेगा तो टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे आप? ये बात समझ नहीं आती। तीसरी बात यह है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का इशू है वो ये नहीं है, वो ये है कि कैसे इस मुल्क का एक बड़ा अहम मुद्दा जो पैसों के मामला को देखता है वो खानदान से बाहर कैसे चला गया। क्या वजह? आप मुझे बताएं। या तो ये कहें कि जी मिस्टर इस्माइल गलत फैसले ले रहे हैं इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन बात ये असल बात नहीं है। असल बात ये है कि ये जाहिर करता है कि इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो मुल्क नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि जो ओहदे हैं, करीबी ओहदे जो है वो अपने खानदान के पास में, जैसा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, वज़ीर आज़म उनके भतीजे हैं, और जो इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो उनके समधी होंगे। तो ऐसे यही तो इनका तरीका है, और ये मुल्क नहीं है। ये बेसिकली अपनी बिजनेस एम्पायर समझ के चलाते हैं, और ये बेसिकली एक बंदर बांध है ओहदों की, जिसके बारे में ये सारी चीज है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, ना तो इदारों को लाना चाहिए, इदारों को क्रेडिबली अपना किरदार अदा करना चाहिए, आईनी किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी ऑडियोज बाहर आएंगी
जो वज़ीर आज़म उस वक्त वज़ीर आज़म के बारे में होंगी कि ये सवाल पूछना तो उसका हक है कि भाई वज़ीर आज़म की ऑडियोज कौन रिकॉर्ड कर रहा था, क्या ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो ये तो बड़ा जेन्युइन का सवाल है और इसका सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी की तरफ उंगली उठाई जा रही है, लेकिन बहरहाल ये एक जायज सवाल है और जब ऐसी ऑडियोज आएंगी तो ये सवाल उठेंगे कि भाई ये किस तरह रिकॉर्ड होती है। बिकॉज आपको पता है कि जब वज़ीर आज़म की कम्युनिकेशन होती है ये बड़ी हाईली सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होती है और जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। अगर वज़ीर आज़म की ऑडियोज किसी वक्त बाहर आने लग जाए, जेन्युइन और बाहर आने लग जाए, तो इससे और भी कई किस्म के खदशात का तवक्को की जा सकती है। तो ये बुनियादी बात है। मुझे तो इस वाली बात में कोई ऐसा मसला नहीं नजर आता। ओके, ठीक है, सही, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। सेंटर सहार कामरान साहिबा की तरफ जाती हूँ। सेंटर साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। Okay. मैं आपका प्रोग्राम कैच नहीं कर सकती, बीच में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, चलिए, मैं आपसे भी उसी सवाल के हवाले से आ रही हूँ जो इस वक्त आपने शुरू में तो ऑफ कोर्स सारी बातें सुनी थी हमारी, और जो इस वक्त महंगाई का मामला है एक्चुअली तो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि फेडरल में बैठी है जी, बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आपस में जो है एक साथ उन्होंने बना के हुकूमत बनाई हुई है, और वही सवाल बार बार हो रहे हैं जो इस वक्त सिचुएशन है सबसे ज्यादा कि जी किस तरह से इस चीज़ों को मैनेज किया जाए, कब तक किया जाए, क्योंकि आवाम पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी के ये मामला जहाँ तक पहुँच रहे हैं उसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। प्लस एक चीज़ और है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अब जिस तरह से पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे भी जिस तरह की कैंपेन्स और सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हसन खबर साहब भी आज कह रहे हैं कि जी किस तरह से निगरान वज़ीर आला पंजाब दे सकते हैं वहाँ पे सब्सिडीज जब तक कोई कैबिनेट नहीं है, जब तक कोई जो है उनके पास पावर्स नहीं है उस तरह की, लेकिन इस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा यहाँ पे आपकी वही इत्तेहादी जमातें जो आपके साथ फेडरल में बैठी हैं वो सारे क्रिटिसाइज करते रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस जिस तरीके के हमें स्टेटमेंट सुनाई दिए वो भी हमारे सबके सामने। ऐसी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सही कह रही है बेटा, इन्फ्लेशन एक ऐसा इशू है जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हम हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को। सवाई ये मैं कहूँगी कि जो बहुत एलीट क्लास है उसको, लेकिन हमें पस मंजर देखना होगा कि हकीकतन हुआ क्या था। देखिए बात ये है कि हमने बारहा जो है जब पीटीआई की हुकूमत थी इनको कहा, मिसा के मईशत ऑफर किया, ये कहा कि आप जो भी कंडीशंस इंटरनेशनली साइन कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट में लेकर आए। अगर मैं आपकी जो है तवज्जो दिलाऊं और आप नवंबर 2021 के और दिसंबर 2021 के जो स्टेटमेंट थे अब्दुल रज़ाक दाऊद के, शब्बर जैदी के, जो चौधरी सरवर के, उनको अगर आप याद करें कि शब्बर जैदी ने और जो है अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा हम दिवालिया हो चुके हैं, ये मैं 2021 की बात कर रही हूँ, और चौधरी सरवर ने कहा कि IMF ने हमारा सब कुछ लिखा लिया है। बात यह है कि आपने जो कंडीशन साइन की वो आपने स्टेट के बिहाफ पे साइन की, कोई कंडीशन जो है कोई जो है सियासी जमात साइन नहीं करती। और फिर जब आपने उन कंडीशंस को वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी। यानी आपने कंडीशन साइन की कि जी पेट्रोल लेवी लगेगा, आपने कंडीशन साइन की कि सब्सिडी नहीं होगी, आपने कंडीशन साइन की कि कीमतों में इजाफा होगा, और उसके बाद जब आपने ये देखा कि जी आपकी हुकूमत जा रही है तो आपने बजाय ये कि उन कंडीशंस को पे आप अमल करते या वो साइन ना करते, आपने उनको वायलेट कर दिया। अब जब अगली किस्त लेने के लिए ये हुकूमत गई है तो वो आगे से आपके सामने आपका वो रखते हैं कि जी आप एक ऐसी कंट्री है जो कंडीशन साइन करके अपनी कमिटमेंट पे पूरी नहीं उतरती, आप डिफॉल्ट करते हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस के अंदर इस वक्त कोई और चारा नहीं है। लेकिन मैं आपको यही जरूर यकीन दिलाती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को, यकीनन 2-3 महीने चैलेंजिंग है, लेकिन ये 2-3 महीने आपको उस अजाब से निकाल देंगे जो 4 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत था, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहा था, जो पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ ले जा रहा था, बल्कि ये तो डिक्लेयर कर चुके थे। तो मैं ये समझती हूँ ये एक हमने जो जिम्मेदारी ली है इस वक्त तमाम जो एक सियासी जमातें हैं, यूनिटी गवर्नमेंट है, बिल्कुल क्रिटिसिज्म होगा। देखिए जब एक कीमत हर चीज की बढ़ती है, वो मैं भी अदा करती हूँ, वो आप भी अदा करते हैं, वो पाकिस्तान के अवाम भी अदा करते हैं, क्रिटिसिज्म होगा क्योंकि हम देखते हैं कि आमदनी के वसाइल महदूद है और अखराजात ज्यादा है। लेकिन यही हालत स्टेट की भी है।
अब अगर नहीं हुआ पहले से अरेंजमेंट फ्यूल का, या पहले से इलेक्ट्रिसिटी के जो मंसूबे चल रहे थे उनको रोक दिया गया, या सीपैक को रोक दिया गया, या तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक है उनको नाराज कर दिया गया, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं रिकनेक्ट करने की। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भंवर से निकालने की मुल्क को। असल चीज जो है वो पाकिस्तान की सालमियत है जो मुकद्दम है। असल चीज जो है वो पाकिस्तान की बका है। यकीनन 2-3 महीने चैलेंजिंग होंगे, लेकिन हम वो कौम है जिसने हर चैलेंज का सामना किया, और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाती हूँ कि 2-3 महीने के बाद हम एक बेहतर सूरत हाल में होंगे। हम इन चैलेंजेस से निकल चुके होंगे। ये जो आज जो मसाइल हमारे साथ है वो इसलिए कि कोई डायरेक्शन नहीं थी। आज जो डायरेक्शन सेट हो रही है वो अगले 2-3 महीने के अंदर एक प्रॉपर रुख इख्तियार कर लेगी। तो ये इसको एक कड़वा घूंट समझ के 2-3 महीने का हम सबको इस कड़वे घूंट को पीना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा का जो मुस्तकबिल है वो हम दोबारा पाकिस्तान को तरक्की की शाह पे डालेंगे, दोबारा मसाइल हल होंगे, दोबारा तनख्वाहें बढ़ेंगी, दोबारा आवाम को रिलीफ मिलेगा। सही है, ठीक है। खेलदा साहब आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। खेलदा साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तान के वोट से मुतालिक तरमीम को भी चैलेंज कर दिया है, और डेफिनेट सी बात है क्योंकि आप लोग इस हवाले से तरमीम लेकर आ गए और उसको वापस से आप लोगों ने रिवोक किया जो उन्होंने मेडन की थी। अब ओवरसीज के हवाले से भी, क्योंकि बार बार हम अपनी मैशत में एक बहुत बड़ा चंग उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, जिसको मद्देनजर रखते हुए माजी की हुकूमत ने ये तरमीम की और ये कहा कि जी हमें उन्हें देना चाहिए राइट ऑफ वोट, क्योंकि उनका भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्टेक है। तो डोंट यू थिंक कि इस बात को पर्टिनेंट समझना चाहिए था, और जिस तरह से तरमीम की गई उसको जो चैलेंज किया गया है अब खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तो आपको नहीं लगता कि इस पे आपको थोड़ा सा देखना चाहिए था, थोड़ा समझना चाहिए था? देखिए 2017 में जब इलेक्शन के रिफॉर्म हुए थे तो उसमें तमाम पार्टियों ने मिलकर किए थे। उसमें पीटीआई भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी थी, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने जो भी बाकी जमातें थी उन्होंने हमने इस्लाहत किए थे। तो अगर खान साहब को ये तहफ़्फ़ुज़ात है, पहली बात तो मैं वाज़े कर दूं, ओवरसीज़ को वोट का हक है, आज भी हक है। अब इनका मसला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है मशीनें, वो पॉसिबल नहीं है इस मुल्क में, और ये दुनिया में ये जो मॉडल है ये फेल हो चुका है। अब इमरान खान को ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, इनको चाहिए अपोजिशन। ये जब हुकूमत में था तब भी ये अपोजिशन करता था, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे था तब भी अपोजिशन करता था। मैं तो इमरान खान को मशवरा देता हूँ कि ये बातें आप सड़कों पे करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना, बनी गाला में कौम से खिताब करना, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आपके पास एक बड़ा फोरम मौजूद है, आप आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर, आप आके, अगर आपकी अक्सरियत है, आप आके पार्लियामेंट के अंदर बात करें। हम आज भी जो इलेक्शन रिफॉर्म है सबसे मिलकर करना चाहते हैं, और आए और इलेक्शन रिफॉर्म करें। जो भी अगर ये समझते हैं कि इस तरह कानून बनना चाहिए तो इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। आप पार्लियामेंट से बाहर बैठकर इससे तो कुछ नहीं होगा। आप क्यों नहीं आते? आपको अगर आवाम के मसाइल का दर्द है, अगर आप समझते कि ये हुकूमत गलत काम कोई कर रही है या हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो आपके पास फोरम मौजूद है, आप आए ना पार्लियामेंट के अंदर। किसने रोका है आपको? क्यों आप एमएनए घरों में बैठे हुए, लॉजेस में बैठे हुए, सारे मराहत ले रहे हैं, और आप जो है असम्बली के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है? ये झूठी इस्तीफ़ा है। ये ड्रामा कौम से कब तक इमरान खान करता रहेगा? तो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तान की इकानमी में उनका रोल है, हम उनको वोट का हक देते हैं उनका। ये इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ये पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन 12 कह चुकी है कि ये मुमकिन ही नहीं है इस मुल्क में, इतनी मशीनें, इतना बाहर से ये वोटिंग मशीन। ये सिर्फ गुमराह करना इमरान खान का ये वतीरा रहा है, इंतशार फैलाना इसका वतीरा रहा है, ये सियासत इनकी चलती इसी पे है इमरान खान की। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें अगर इनको करनी है तो आए पार्लियामेंट के अंदर, किसी ने इसको नहीं रोका है। इमरान खान को वैसे भी यूटर्न का माहिर है, एक और यूटर्न ले ले, अगर समझता है कि मैं आवाम के लिए, तो आवाम के लिए ले लें, आए, ओवरसीज़ के लिए यूटर्न ले लें, आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर, आके बात करें। और पार्लियामेंट में जब आएंगे तो हम जो इस्लाहत की कमेटी है हम उनको शामिल भी करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, इसी पे मैं मजीद भी बात करूंगी, मजीद हमारे मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन एक यहाँ पे मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी
जी कुछ कह रहे थे जी, मैं रिदा आपका 1 मिनट लूँगा। हसन साहब ने बात की ना ऑडियो के हवाले से, तो मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़े करूँ। देखें, ये पीटीआई ने बार बार ये कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है घरेलू खातून है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर आपने देखा सारी जो करप्शन के ताने बाने जाके वहाँ बनीगाला में बुशरा बीबी की दोस्त फराह घोगी के पास रुके हैं, और जिस तरह गड़ियों का, जिस तरह हीरे जवाहरात और बाकी मामला ट्रांसफ़र पोस्टिंग की करप्शन के सारे ताने बाने और सारे सबूत उसके घर पे जाके रुके। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इनकी बात की हिमायत करता हूँ, किसी की ऑडियो लीक नहीं होनी। मुझे नहीं पता किसने लीक की है, इसी के जो सोशल मीडिया के खालिद साहब ने खुद ही की है, या बुशरा बीबी के और कोई क्या जिन्नात है जिन्होंने जहाँ जिस पे इसका काम चलता रहा है वहाँ से हो गई है, ये मुझे नहीं पता। मगर मुझे सिर्फ ये बता दें, जब मरियम बीबी की इसी गवर्नमेंट में, इनकी गवर्नमेंट में ये जाली टेप्स निकाल के रिलीज़ कर रहे थे अपने चैनल पे, जो मनपसंद चैनल उनसे प्रोग्राम कराते थे, तब इनको याद नहीं आया कि ये गलत काम है, ये ऑडियो किसी की भी लीक नहीं होनी चाहिए। आज इनको कानून भी याद आ गया है, आज इनको हर चीज़ याद आ गई है। तो मैं समझता हूँ किसी अगर घरेलू खातून है, उसने सारा ये जो इदारों के ख़िलाफ़, खुसूसन फ़ौज के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़ गद्दारी के फतवाएँ और ट्रेन चलाना, ये सारे ताने बाने अब साबित हो गए कौम के सामने कि ये बुशरा बीबी कर रही थी। तो क्या ये बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है? ये जो कुछ एक क्राइम है, मैं समझता हूँ इदारों पे हमले, ये सब कुछ 3 महीनों में हो रहा है या आज तक होता जा रहा है, ये सारे ताने बाने साबित हो गया कौम के सामने। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा जुर्म है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ओके, चलिए मैं इसका जवाब हसन खावर साहब से लूंगी। हसन खावर साहब बेटर कुड आंसर ऑन इट। और साथ ही हसन खावर साहब, ये जो तरमीम को चैलेंज किया है पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक आपने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, इसके ऊपर आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट हो सकती है? जिस तरह से अभी खेलदा साहब कह रहे हैं कि जी वोट का राइट तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे चूंकि तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के भी है, इसलिए वी कांट गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। अच्छा देखें, पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर इनके सवाल पे भी आता हूँ। जी जी, मैं आपको बताऊं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट तो है, लेकिन हमने डिलिबरेटली उनके लिए ये राइट मुमकिन नहीं बनाया हुआ। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने ये पॉसिबल किया। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक डिफरेंट मामला है, वो एक और चीज़ है। ये आई वोटिंग थी और ये बेसिकली एक प्रोसेस था ताकि वो लोग जहाँ जहाँ पे भी है वो वोट दे सकें। और आप देखें कि पाकिस्तान में पोस्टल बैलेट का भी कॉन्सेप्ट है, रिमोटली लोग वोट कर सकते हैं। तो अगर हमारे मुल्क को चलाने वाले गैर मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी है, जिनके तरसीलाते ज़र से ये मुल्क चलता है, जिनके तरसीलाते ज़र से हम अपने कर्जे अदा करते हैं, जिनके भेजे हुए पैसों से हम अपनी बरामदात की अदायगी करते हैं, तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि इस मुल्क की सियासत में और इसके मुस्तकबिल में उनकी आवाज़ को शमूलियत हम यकीनी बनाएं? लेकिन नहीं, हम ये कहते हैं कि हम उसके पैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जो है उसको वोट नहीं देने देंगे। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि असेंबली में बैठ के, हम तो असेंबली में बैठ के कानून साजी कर दी। अब जब आपने आकर लोग पूरे नंबर करके अब आप उस कानून को गिराने जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं हम बैठ के वो तमाशा भी देखें। यानी ये गैर कानूनी हुकूमत है, ऊपर से वो एक ऐसा काम कर रही है, उनके हक पे डाका डालने जा रही है, और आप चाहते हैं बैठ के तमाशा भी देखें। हमने जो असेंबली में करना था हमने तो कर दिया। और ये बात ओवरसीज पाकिस्तानी इसको पता है, तारीख का हिस्सा है ये, कि हमने उनके वोट को देना यकीनी बनाया, मुमकिन बनाया, आपने उसे सबोटाज कर दिया। ये बात पूरी दुनिया को पता है, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी पता है, और जिसको वोट का राइट मिलेगा वो तो अब इनके लिए वोट नहीं करेगा। अच्छा, अब आती है इनके ऊपर कि जी बुशरा बीबी की बात। बुशरा बीबी सिर्फ इसलिए, पहली बात तो उस ऑडियो की कोई वेरासिटी मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर्ड ऑडियो है, लेकिन वो गैर सियासी खातून है। सियासी बंदा कौन होता है, जरा डिफाइन कर दे। सियासी बंदा वो होता है जो या तो इलेक्शन लड़े, या किसी हुकूमत के अंदर ओहदेदार हो, सियासी बयानात दे, पब्लिकली जाकर उसके टिकट्स चल रहे हो, बयान चल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सियासत में एक अमली हिस्सा ले, वो होता है सियासतदान। अगर एक शख्स के ऊपर आप जाती अटैक करेंगे और उसके ऊपर वो एक राय रखता है, तो वो राय रखना सियासी अमल नहीं है। किसी भी शख्स के ऊपर आप वो अपनी सियासी राय रख सकता है, वो उसको सियासी बंदा नहीं बना देते।
और जो ऑडियो डॉक्टर ऑडियो भी आई है उसमें जो मुझे समझ आई है वो यही कह रही है कि ये जानकर ये जो अपना इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात है उससे तवज्जो उठाने के लिए ये इस तरह की जाली चीजें निकाल रहे हैं जो कि सबको पता है। तो ये बेसिकली डिस्कशन को हटाना चाहते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मरियम नवाज की जो ऑडियोज थी वो प्राइवेट सिटीजन थी। जब उनकी ऑडियोज आई हैं, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो की जब हम बात करते हैं, जो एक दो जगह बात सामने आई है, वो प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन सिक्योर होती है। मैं और आप तो आम फोन के ऊपर बात करती हैं, हमारे घर के अंदर ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज रिकॉर्ड होने लग जाए तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। दो चीजों को खुदारा फर्क देखें। वजीर आजम कल आपके भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मामलात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको आपस में जोड़ना मुनासिब है। ठीक है, ओके। मैं सेंटर सहर कामरान साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहिबा, जहाँ पे ये सारे मामलात हैं और इकोनॉमी के मामलात हैं, वहीं पर इस वक्त एक मामला और भी है। आपने मईशत के हवाले से तो बताया, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं चाहूंगी थोड़ा उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें। जो अब कह रही है हुकूमत की मुख्तलिफ पार्टीज, जैसे कि असलम बोतानी साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हमने देखा है। MQM पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात कुछ दिनों से चल रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस हमने देखा है। फिर JUI ने सिंध के अंदर आपके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, और बार बार चैलेंज किया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने धांधली की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, और ये रोजाना की बुनियाद पे चीजें चल रही हैं। कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हुकूमत के ऊपर बार बार थ्रेट आ रही है कि जी 2 सीटों पर है, 2 वोट्स पर है, उधर से इधर जा सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो क्या ये सारे खतरात जो कि लाहक हैं इस वक्त सिनेरियो में, और खास तौर पे वो अशाइया जो कि साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब और आसिफ अली ज़दाई साहब के लिए दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, उसमें इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया गया है? देखिए रिता, एक बात तो ये समझनी होगी कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो एक कॉज पर इकट्ठी हैं। ये यूनिटी हुकूमत जो है ये पाकिस्तान को उस बहरान से निकालने के लिए इकट्ठी हुई जिसमें जो है वो धक्का दे चुकी थी PTI। ठीक है, अगर वक्त ऐसा ना आता तो यकीन करें, मैं पीपल्स पार्टी की तो पोजीशन आपको बिल्कुल वाज़ेह कर देती हूँ, जो बार बार आप लोग भी जिक्र करते थे कि हमारी चिमनी हुकूमत की थी और हमारी एक अच्छा नंबर पार्लियामेंटेरियंस का नेशनल असेंबली में भी था, सेनेट में भी। लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े हैं, और ये नो कॉन्फिडेंस मूव एक आईनी तरीकेकार था जिससे इमरान खान MS नियाजी को हटाया गया। अब जो आप बात करिए कि देखें, जब मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं उनके मुख्तलिफ मंशूर होते हैं, तो जहाँ जहाँ पे लोकल सतह के ऊपर जो है पार्टी से दूसरे से कम्पीट करेंगी वहाँ आपको इस किस्म के इशूज नजर आएंगे। लेकिन सियासत में हमेशा जो चीज होती है वो डायलॉग होती है, बातचीत होती है। भूटानी साहब के कंसर्न से, और मैं समझती हूँ जितने एहसन तरीके से साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम कोलिशन पार्टनर के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और उन्होंने वजीर आजम से सबकी बात की। और मैं समझती हूँ उसके बाद भूटानी साहब का स्टेटमेंट भी आ गया और उन्होंने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। देखिए, यकीनन पाकिस्तान इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है। हम समझते हैं कि हर सुबह जो है प्रेशर में है और हर मेंबर ये चाहता है कि कम वक्त में बेहतर से बेहतर अपने आवाम के लिए करे, लेकिन हमें वसाइल को भी सामने रखता है। कुछ जो है बहुत सारे प्रेशर में कुछ देर भी हो जाती है। इसी तरीके से MKM के साथ मुसलसल रास्ते हैं, यकीनन बातचीत है और आपको दोनों तरह की गुफ्तगू नजर आती है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि अगर इख्तिलाफ राय हो सकता है, आपके गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके मिल बैठ के डायलॉग के रास्ते खुले हैं, आपकी बातचीत के रास्ते खुले हैं, उस वक्त तक राहें निकलती जाएंगी, उस वक्त तक राहें हमवार रहेंगी। और यही आज पाकिस्तान की जरूरत है कि हम अपने जाती इख्तलाफात को भुलाएं और पाकिस्तान के लिए एक कौम बने। और आपने साबिक सदर मुमलिकत की बात की, तो मैं कहूंगी कि आप उस शख्स की बात करें जो एक मुंतशिर कौम को एक पाकिस्तान खत्ते के नारे से इकट्ठा करने का की सलाहियत रखता है। तो ये आज भी जो पाकिस्तानी कौम है वो इसलिए इकट्ठी हुई है ताकि पाकिस्तान को इस आजमाइश से निकाला जाए, पाकिस्तान का वो हाल ना हो जो दूसरे इस तरह के ममालिक का हुआ है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे। बाकी डेफिनेटली मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं, हम सियासी तौर पर हर जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे मुकाबले भी होंगे, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें चलती हैं जमहूरियत में। बात जहाँ पर आप एरोगेंस आपकी इतनी हो कि आप बातचीत के दरवाजे बंद कर दें,
आप किसी आइसोलेशन में बैठ जाएं, आप पार्लियामेंट से भाग जाएं, वहाँ इश्यूज होते हैं। जब तक चीज होती है तो हल भी निकलते हैं, बिल्कुल हल निकलते हैं। ओके ठीक है। अच्छा किल्दा साहब आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। किल्दा साहब अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़मीनी इंतखाबात की, कि उस पर बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं पंजाब का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आज ऑपोजिशन लीडर पंजाब के जो हैं सप्तेन साहब, उन्होंने कहा है कि जी नून लीग के 4 MP हमारे पास आ रहे हैं और पंजाब में हुकूमत PTI की होगी। उन्होंने कहा है कि 173 के मजीद 5 हलफ के बाद हमारे 173 अरकान हो जाएंगे। नंबर गेम्स हमारे पास है। मैं हसन खावर साहब से ही पंजाब का वैसे पूछूंगी, ही इज द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट इट, लेकिन आपसे इसलिए पूछना जरूरी है कि मरियम नवाज साहिबा इस कैंपेन्स पे दोबारा निकल आई हैं। मुनर्रिफ अरकान के हवाले से जो है उधर के उनकी कैंपेन इलेक्शन, जिसमें वो लोटो के हवाले से क्या कहती थी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा, मैं वो शॉर्ट्स नहीं चला रही क्योंकि वो 2 दिन से ऑलरेडी चल रहा है, कि वो लोटो की जगह और सारी चीजें क्या बता दी थी। अब इस सिनेरियो में वो खुद वहां के लोटो की खुद कैंपेन कर रही हैं, तो पीपल आर आस्किंग कि किधर खड़े हुए हम, वेयर आर वी स्टैंडिंग, क्योंकि जो चीजें, जो शऊर आपने दिया, जो मरियम नवाज साहिबा ने दिया, जो आपकी पार्टी ने दिया लोगों को, उसके अगेंस्ट आइडियोलॉजी जा रही है मुस्लिम लीग नून की। देखें बात यह है कि जो आपने कहा ना कि PTI के अपोजिशन लीडर कहते हैं कि 4 MP आ रहे हैं, हाँ 5 MP है। हाँ, अगर हमारे सिटिंग MP इनके पास जाते हैं तो कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जैसे इनके अरकान जो है D सीट हो गए तो हमारे भी D सीट हो जाएंगे, तो उनका वोट कास्ट नहीं होना है। पहली बात ये है। अगरचे हमारे पास आते तो लोटे हो जाते, अगर इनके पास जाते हैं, जैसे शरकपुरी साहब पहले भी इनके पास गए थे, तो उनको क्या नाम दे रहे हैं, मुझे ये पहले बता दें। ये हसाम साहब बड़े अच्छे इंसान भी है, बड़े ज़ौक़ वाले बंदे, ये बता दें कि उसको क्या नाम देंगे। और दूसरी बात आप कहती हैं कि देखें वो लोटे नहीं है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, वो पंजाब में जब एक नायल शख्स को बिठा दिया और एक अना बन गई बुज़दार साहब की सूरत में उसके लिए, तो जो 12 करोड़ आवाम का सूबा है, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बार बार इज़हार कर रहे थे, वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, और उन्होंने कहा इमरान खान के सामने उन्होंने अपना खदशात रखे, तो उन्होंने ऐलान किया। उसने पार्टी जब हमारे पास ज्वाइन करके PMLN में टिकट लेके आए, तो अब हमारे ऐसे कई 75 सालों से लोग हैं जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी ज्वाइन करते हैं। मैं समझता हूँ ये लोटे नहीं है, ये मुल्क के वफादार हैं। इन्होंने मुल्क के खातिर जिस तरह हमने इनको नो कॉन्फिडेंस मूव की थी, तो उसी तरह यही लोग इमरान के अजाब से जान छुड़ाना चाहते थे, इस मुल्क को बचाना चाहते। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह ये धांधली का जो आपने इंट्रो में इमरान खान का कहा, ये नाकामी है। हमने इनकी हुकूमत में 4 साल की हुकूमत में तमाम ज़िमनी इलेक्शन जीते थे, तो आज भी हम पंजाब जीतेंगे। तो इनको शिकस्त नज़र आ रही है। शाह महमूद कुरैशी भी कह चुके हैं कि हमारे सिर्फ 2 या 3 सीटें हमारे, मैं तो समझता हूँ उसको किसने कहा कि इनकी तो ज़मानत रद्द होनी है पंजाब से, तो इसीलिए इस किस्म की धांधलियों की बात कर रहे हैं इमरान खान। अच्छा चलें, अब इस दफ़ा मौक़िफ़ चेंज हो गया। चलें मैं हसन खावर साहब की तरफ जा रही हूँ। हसन खावर साहब, ये एलिजली जो एलिगेशंस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही 4 MPs के हवाले से नून लीग के सप्तेन साहब दावा भी कर रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब चूंकि कोर्ट का इसके ऊपर फैसला मौजूद है, अगर आप भी जाते हैं तो वो अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, D सीट हो जाएंगे यानी कि। तो अब इस सारी सिचुएशन में क्या होगा फिर? मैं रिदा कोई नहीं जा रहा है, सारे नून लीग इंटेक्ट है, हमजा शहबाज साहब की क़यादत में सारी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। ये सिर्फ उन्होंने एक शोशा छोड़ा है, तो मैं समझता हूँ नून लीग का कोई MPA इस वक्त नहीं जा रहा। अच्छा चले, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनकी सप्तेन, मैं हसन खावर साहब की इन्फॉर्मेशन जरा पूछ लेती हूँ। हसन खावर साहब, कौन से लोग हैं ऐसे 4 जो कि नून लीग से आ रहे हैं? देखिए मुझे तो इन 4 के नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अपना उन्होंने डेफिनेशन पूछी। देखिए लोटा लोटा ही होता है, किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। और लोटा वो है जो मुफाद की खातिर अपने टिकट के ऊपर जिस पे उसको लोगों ने वोट किया उससे धोखा करे। किसी भी पार्टी का अगर वो टिकट लेके इलेक्ट हुआ, हाँ प्राइवेटली हुआ है तो एक अलग बात है, किसी आम बिल के ऊपर वो जाती राय उसकी हो सकती है, लेकिन अगर फाइनेंस बिल है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अगर हाउस लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब है और वो पार्टी के इलेक्शन से अलग वोट करता है, तो वो लोटा है। हाँ, अगर उसका आइडियोलॉजिकली को शिफ्ट आ गया तो पहले रिजाइन करे और फिर करे। और अब उस पर फैसला बड़ा क्लियर है अदालत का कि वो वोट काउंट नहीं होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी भी पार्टी का लोटा लोटा ही होगा। ये कोई डेफिनेशन ये नहीं है कि उनकी पार्टी का शख्स कोई इधर आएगा तो वो लोटा नहीं रहेगा, वो भी लोटा होगा। और ये तो बड़ी क्लियर बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपको बताऊं
कि बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में ऐसे हैं जो दो चीजों से बहुत ज्यादा मुतनफर हुए हैं। अच्छा नहीं, एक चीज है कि जो मुल्क का हाल है, माफी हसन खावर साहब, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर कि सिप्तैन साहब ने क्योंकि कहा है कि हमारे पास फिर नंबर 173 हो जाएंगे अगर 4 वहां से यहाँ जाते हैं, तो वो नंबर काउंट्स होंगे क्या? जैसे कि एल्दार साहब कह रहे हैं कि नहीं होंगे, और आप खुद भी कह रहे हैं कि चूंकि उस पर फैसला है, तो क्या वो काउंट होंगे नंबर्स पर, या फिर वो डीसीट हो जाएंगे वो नंबर्स? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो अदालती फैसले की रोशनी में यही है कि अगर इनकी ऐसे लोग जो इनकी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, अगर तो इंडिपेंडेंट्स है तो हो सकते हैं, या कोई इतिहाद, अगर इनकी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं और वो वोट देंगे हमारे कैंडिडेट के लिए, तो मेरी राय में तो वो वोट काउंट नहीं होंगे और वो डीसील भी होंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। ठीक, अब आप अपनी बात पर आ जाएं। जी, तो मैं कह रहा था कि दो चीजें ऐसी हैं जिनसे इनके अपने लोग इनसे बहुत मुतनफर हुए हैं और इनको भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। एक जो महंगाई का एक सुनामी ये लेके आ गए हैं, पिछले 3 साल कोई और बात करते रहे, उसकी वजह से लोगों ने कल को अपने अपने हलकों में जाना है, अवाम के पास जाना है, किस मुंह से जाएंगे? और दूसरी बात ये है कि आपस में जो ये शिरो शिकर हो गए ना, पीपल्स पार्टी, ये बाकी जमातें एक दूसरे के खिलाफ पिछले 20-30-40 साल से बयानियां बनाते आए, एक दूसरे की करप्शन को एक्सपोज किया, एक दूसरे की गलत चीजों को एक्सपोज किया। आज सब इकट्ठे हैं और इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हैं। तो ये बात भी लोगों को नजर आ रही है, तो इनकी बहुत बड़ी एक सपोर्ट बेस ऐसी है जो इनसे एलिनेट हो रही है, और ये वक्त के साथ मेरे ख्याल है इनको अंदाजा सबको भी आइडिया है, लेकिन ये बात आइंदा आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है मजीद यहाँ हो जाएगी। लेकिन हसन खावर साहब, इसमें एक चीज और भी है, ये तो आप बात इनकी हवाले से कह रहे हैं जो इनको डैमेजिंग है, जो डेंट इन पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये भी अभी कह रहे हैं, हम शाह महमूद कुरैशी साहब की कुछ गुफ्तगू सुन रहे हैं और कुछ इत्तलात ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अंदरूने खाना किसी एक सियासी जमात से इंटरलिंक भी है और शायद वो चले भी जाएंगे। तो ये जो आ रही है सिचुएशन और जो इंकिशाफात वो अपनी ज़बानी कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, दे आर ऑल्सो अलार्मिंग। उसके लिए क्या उन्होंने सिर्फ जहांगीर नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक बात की थी जिसको एक बयानिया बना दिया कि कोई ऐसी चीज नहीं है, और वो भरपूर उनका जो बेटे हैं वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी जिसको कोशिश की उन्होंने कि उससे कुछ निकला है, उससे कुछ नहीं निकला। अच्छा, तो हसन खावर साहब पंजाब के हवाले से और खासतौर पे ये इलेक्शंस के हवाले से स्ट्रेटेजी चेंज की है पीटीआई ने कुछ, क्योंकि इसके ऊपर खान साहब भी थोड़े नाराज थे कि पंजाब के हवाले से थोड़े से मामला थे, रिजर्वेशंस थी मेन लीडरशिप को। नहीं, पंजाब में जी भरपूर कैंपेन जारी है, और वो लोग जो हमारे क्रिटिक्स थे, जब वो जाकर अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी भी राय है कि पंजाब में ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो पीटीआई के साथ है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे नाक़िदीन है, हमारे जो सपोर्टर्स है या कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है, वो तो ज़ाहिर देखते हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स भी हैं इस वक्त उनकी भी राय यही है, और ये भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये मेरा ख्याल में इंशाल्लाह पीटीआई को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलेगी। ठीक है, मैं आपकी तरफ बस आऊंगी लास्ट कमेंट के लिए। सेंटर सहर कामरान साहिबा, सेंटर साहिबा, ये वाली बात जो हसन खावर साहब ने कही है खासतौर पे आप लोग की तमाम जमातों के हवाले से कि डेंट तो आया है, क्योंकि जो नैरेटिव आप लोग 30-30 साल 40-40 साल सब बनाते रहे एक दूसरे के हवाले से, वो डेंट अब लग रहा है वो शिफ्ट हो रहा है कि जी क्यों जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ गए जब एक दूसरे के हवाले से कहते रहे। तो इस हवाले से आपको नहीं लगता कि वाकई ये मामला तो है? देखिए, बात ये है कि मैं ऐसी सियासी जमात के किसी रिमार्क के ऊपर जो है वो नहीं देना चाहती तवज्जो, जिनका पूरा फोकस जो है सिर्फ नैरेटिव बनाने पे है, प्रोपेगेंडा पे है, झूठ पे है, जिनका बयानिया झूठ से स्टार्ट होता है और झूठ पे खत्म होता है। झूठ बोले और मुसलसल झूठ बोले और इतना झूठ बोले कि झूठ जो है वो सच सकने लगे उनको सिर्फ। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, हम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारी है, और हमें बड़ा फख्र है कि हमने पाकिस्तान को हमेशा जब भी इश्यूज आए, जब भी मुश्किलात आई, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है। जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की आग में जल रहा था, जब पाकिस्तान की में इन्फ्लेशन थी पहले भी, जब पाकिस्तान में हम आइसोलेशन थी हम इंटरनेशनल, अभी भी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को बराने से निकाला जाए। बाकी जिनके पास करने को कुछ नहीं है, उनके तमाम मसाइल जो है सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग पे सर्फ हो रहे हैं, उनसे कोई भी महफूज नहीं है। अगर उनके नैरेटिव को सही मान लिया जाए तो मुझे बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन महफूज है, पाकिस्तान की मिलिट्री महफूज है, पाकिस्तान की अदलिया महफूज है, पाकिस्तान की सियासी जमातें महफूज है, हमारी खवातीन महफूज है? कोई भी महफूज नहीं है। वो पाकिस्तान के हर इदारे पे और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे हमला कर रहे हैं,
और एक ऐसा मैं समझती हूँ कि जो नुकसान पहुंचाया है, एक गलीज जुबान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब जो है जो अल्फाज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, उसके लिए तो शायद उनको पूरी कौम कभी भी माफ नहीं करेगी। सही है, बहुत शुक्रिया सेंटर सैर का साहब आपका, हसान खावर साहब आपका, खिलदास कुस्तानी साहब आपका, आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ नहीं जा रहा है, ये आप बेहतर तौर से जान सकते हैं। आवाम बेहतर फैसला कर सकती है कि मौजूदा हुकूमत जो माजी की अपोजिशन थी और माजी की हुकूमत जो मौजूदा अपोजिशन है, उनके बयानात में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं या फिर मसाइल हल कर रहे हैं। इन दोनों का फैसला आपने खुद करना है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।